लेकिन वर्क जो है एक लंबे टाइम पीरियड 10 साल तक मतलब जनता के बीच एक्नॉलेज नहीं हुआ। कभी आपने सोचा कि एक्टिंग छोड़ तो देते? उन्होंने फिर अपना कार्ड दिखा दिया मुझे, तो उसमें लिखा हुआ था भूतपूर्व दस्यु सम्राट मान सिंह। तो मनोज अचानक बोला, अरे आप सौरभ तुम नहीं जानते इनको? मलखान सिंह, ये निर्भय गुर्जर, फक्कड़, फूलन देवी, ये सब उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं नेटिवली बिलोंग करता हूँ। भजली भाषा में लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए, कहानी बतानी चाहिए। हर क्षेत्र का अपना एक कल्चरल रेफरेंस होता है। तो मुझे फिर पता लगा कि जो कहानी में जो लेजेंडरी कैरेक्टर है मान सिंह, वो यही। वर्कशॉप पे जाता हूँ या मास्टर क्लास में जाता हूँ तो लोग पहला सवाल ये पूछते हैं कि हम सफल कैसे हों। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं पायनियर का शो रंगमंच। रंगमंच में हम फिल्मी जगत, कला और संस्कृति के कलाकारों से बात करते हैं और आज के शो के हमारे मेहमान हैं सौरभ शुक्ला। परिचय की तो इनको आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी औपचारिक तौर पे आज की जनरेशन जो है उनका एक बहुत फेमस किरदार है जॉली एलएलबी 3 में जज साहब का, जिसको इन्होंने जीवंत कर दिया। अदरवाइज बाकी सारे मूवीज में जो जज का किरदार है सर, वो उतना जीवंत नहीं होता, लेकिन आपने उस कैरेक्टर को इस तरह से प्ले किया कि वो एक मतलब वो आम जनमानस में वो बहुत फेमस हो गया। तो उस किरदार से जनजी जनरेशन जो है वो इनको जानती है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। 1998 में सर सत्य आई जी। और 2012 में बर्फी। उसके बीच में बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, लेकिन जैसे जॉली एलएलबी में जो वर्क है ना, वो एकदम एक्नॉलेज, उसका सीक्वल्स में आपका वर्क में एकदम एक्नॉलेज होके आया। आम जनता में भी अगर आप पूछेंगे, अगर जैसे आज इंटरव्यू लेने आया हूँ तो पीपल विल नो कि हाँ सौरभ शुक्ला सर, मेरी पत्नी ने कहा कि हाँ आप क्या जा रहे हैं, तो मैंने बताया। तो लेकिन उनके बीच में जैसे आपने लगे रहो मुन्ना भाई में भी काम किया, कई सारी मूवीज में काम किया, लेकिन वर्क जो है एक लंबे टाइम पीरियड 10 साल तक मतलब जनता के बीच एक्नॉलेज नहीं हुआ। कभी आपने सोचा कि एक्टिंग छोड़ देते? नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा मुझसे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सोचा नहीं, लेकिन हाँ मैंने अपनी चॉइसेस बना रखी थी। जब मुझे काम नहीं पसंद आता था तो मैं लोगों को बोल देता था कि भाई मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है, मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखूंगा। और जब मुझे लिखने का काम आता था और अगर वो पसंद नहीं आता था तो मैं कह देता था मैं लिखने का शौक नहीं है मुझे, मैं ये करूँगा। तो ये आपकी चॉइसेस हैं, आप चॉइसेस बनाते हैं बेसिकली। उसको कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है ऐसा। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं है, जो जो सिनेमा को अच्छे से समझते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते कि आप राइटर भी है। सत्या में शायद आपको राइटर के तौर पे। जी हाँ, जी हाँ। अब सर एक चीज और, मलखान सिंह, निर्भय गुर्जर, फक्कड़, फूलन देवी, ये सब उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं नेटिवली बिलोंग करता हूँ। बल्कि अच्छा। मैमई जो है वो तो हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा जो मैमई कांड हुआ था फूलन देवी जी अच्छा वाला। अच्छा अच्छा। बैंडिट क्वीन में आपने बहुत अच्छे से काम किया। जी जी जी। और मैंने एक जगह देखा भी था, एक जगह इंटरव्यू में, कि आपने कहा कि मान सिंह जी से आपकी मुलाकात हुई, उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, वो मानसिंह जी से जो मुलाकात हुई थी वो इत्तेफाकन था, मुझे मालूम नहीं था। बैंडिट क्वीन हम लोग कर रहे थे और हम लोग को तो ज्यादा मालूम नहीं था, हम लोग कलाकार थे, नए नए थे। उसको बनाने वाले शेखर कपूर थे और बाकी रिसर्चर्स और लोग थे। तो उसमें एक घटना हुई थी कि भाई हम लोग वहाँ बहुत सारे लोग मिलते रहते। शूटिंग में क्या होता है कि आप लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है शूटिंग देखने की, देखने के लिए बहुत सारे, लेकिन शूटिंग का कार्य करने के लिए आपको थोड़ी एक एकांत जगह चाहिए होती है, कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो एक सज्जन जो थे वो बहुत पूरा दिन घूम रहे थे, तो मुझे लगा ये पता नहीं कौन है। वो शूटिंग में कहीं भी चले जाते थे, तो कोई उन्हें रोकता नहीं था। कोई ना रोकता नहीं था। फिर वो बाद में हमारी कार में बैठे और वो हमारे साथ, हमारे वन विहार में हम लोग रुके हुए थे, जिस कार मतलब आप एक्टर्स जिसमें जाते थे, तो तो वो उसमें बैठे और वहां पहुंच गए। तो मैं थोड़ा परेशान था, मैंने कहा यार कौन है, ना इनको मैं जानता, ना मुझे ऐसा, मुझे ये भी लगा कि बाकी एक्टर्स भी नहीं जानते जी। तो मैंने वहां जाके पूछा कि भाई कौन है यार ये, इनको बीच में आ तो जाता है। ये बीच में चल रहे हैं। तो मनोज उनको जानता था, मनोज वाजपेयी सर। हाँ, क्योंकि मनोज ने उनका रोल किया था। जी जी। तो मनोज अचानक बोला, अरे आप सौरभ तुम नहीं जानते इनको, ये मान सिंह है। तो मैं तो मान सिंह को देखा तो मैं तो वैसा क्या वैसे ही रह गया। तो उन्होंने फिर अपना कार्ड दिखा दिया मुझे, तो उसमें लिखा हुआ था भूतपूर्व दस्यु सम्राट मान सिंह। तो मुझे फिर पता लगा कि जो कहानी में जो लेजेंडरी कैरेक्टर है मान सिंह, वो यही है। ये वो घटना पिछले 10 साल में सर ओटीटी ने सिनेमा को चेंज किया है।
क्योंकि पहले सिनेमा जो जो मूवीज फिल्में बनती थी उसमें, या चाहे मतलब मैं कहना चाहूँ, शब्दों का प्रयोग, भाषा का तरीका बहुत था। लेकिन अब जो वेब सीरीज वगैरह बन रही हैं उसमें कोई भी चीज़ जो है ना, चाहे गालियों का प्रयोग ही क्यों ना हो, वो खुल के दिया जा रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं किसी भी तरीके से नहीं देखता इसे। हर बार एक नया मीडियम आता है। ये जो गालियों का प्रयोग है या जो कहना चाहिए कि ग्राफिक वायलेंस जी। जिसका प्रयोग है, सिनेमा इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि सिनेमा वाज ऑलवेज अंडर सेंसर बोर्ड। रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा। उसमें सेंसर बोर्ड था, तो जी। सेंसर बोर्ड वो करने नहीं देता था। वो सेंसर बोर्ड, अगर आपने उसमें गालियों का इस्तेमाल किया तो सेंसर बोर्ड डेफिनेटली उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, या आपने ग्राफिक वायलेंस किया तो उस पर ज़रूर वो ऑब्जेक्शन करेगा। वेब क्योंकि बेस्ड इंटरनेट बेस से। इंटरनेट बेस्ड है, और इंटरनेट पे कोई किसी एक देश का या किसी एक उसका सेंसर बोर्डशिप नहीं रहा नहीं। है। जो पता नहीं आगे हो सकता है हो जाए, तो वो उस उन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। और इसमें अगर आप मुझसे ये पूछें कि ये सही है या गलत है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही है या गलत है, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज़ का प्रयोग, तो उसके पीछे की जो भावना होती है उस पर डिपेंड करता है। मैं खजुराहो से आ रहा हूँ, जी। तो वहाँ की मूर्तियाँ क्या अश्लील हैं, या वो कलाकृति से भरी हुई हैं? हमारे ये देखने का नजरिया। ये हमारे देखने के नजरिए के साथ साथ जिन्होंने उसको उसको डिजाइन क्रिएट किया। किया है, उनका क्या इंटेंट था, ये बहुत क्लियर होता है। भाई आप वेस्टर्न पेंटिंग्स में भी अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ न्यूड आर्ट रहा है जी। पेंटिंग्स में, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो फूहड़ और अश्लील रहा है। और फूहड़ता और अश्लीलता जो है वो उसके इंटेंट से पता लगती है, समझ में आती है, क्योंकि कोई भी मूर्ख नहीं है इस दुनिया में, समझ सबके आता है। अब तो हम किसी एक परिधि में नहीं बांध सकते उसको। बैंडेड क्वीन में भी गालियों का यूज था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बैंडेड क्वीन में उस आ, समय, स्थिति और उस जो एक माहौल था, परिवेश को। उस परिवेश को पकड़ने की कोशिश थी जो सच में जो है सच ऐसा, में है। है ना। जबकि एक्चुअली बैंडेड क्वीन उसको मेरे ख्याल से 10% भी उस भयानकता को नहीं पकड़ पाई होगी जो रहा होगा वहां। हाँ। ठीक है क्योंकि ना, क्योंकि जो दस्यु प्रभावित जिले हैं वहां तो, जैसे आपने एक जगह बोला भी कि पकड़ किस चीज की होती है, हाँ, तो कर पकड़ या लूट किस चीज की होती है। जी जी तो आपने जी, बताया कि लूट अनाज की होती है, करेक्ट करेक्ट। जूतों की होती है। ये तो चीजें हमें पता ही लगी यहाँ थी। कि लूट अनाज की होती है, जूतों की होती है, लेकिन फिर जो है वो बाद में, लेकिन हमारे यहाँ जो पकड़े होती हैं वो इंसानों की भी हो जाती है। एक लिए दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा। जी तो सर, आप खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11th एडिशन में आप आए थे। जी राजा बुंदेला जी उस फेस्टिवल को कराते हैं। जी, बुंदेलखंड का आपका पहला विजिट है, कैसे एक्सपीरियंस रहे आपके? बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत रहा। सर, एक प्रॉब्लम सर यहाँ है कि जैसे भोजपुरी सिनेमा जो है वो डेवलप हो गया, रवि किशन जी उससे आगे आए और कई सारे एक्टर्स उससे आगे बढ़ गए। तेलुगु सिनेमा डेवलप हो गया, लेकिन बुंदेली सिनेमा या यूपी में सिनेमा डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्या आप देखते हैं इसका मुख्य कारण है? बुंदेली सिनेमा के बारे में तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि उतना मेरा परिचय नहीं है उस चीज से। लेकिन हाँ, अगर बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा में फिल्म बन रही है तो उसकी अपनी ऑडियंस जरूर होनी चाहिए, होगी भी। और जहां तक यूपी का सवाल है, तो यूपी तो हिंदी भाषी क्षेत्र है पूरी तरह से, और यूपी में बहुत फिल्में शूट होती हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिनेमा की अपनी एक दुनिया होती है, कला की अपनी एक दुनिया होती है, जो एक्चुअली क्षेत्रों में बटी नहीं होती है, ना ही भाषाओं में रुकती है। इसीलिए हम कहीं भी रह के किसी की भी फिल्म देखते हैं। भाई तेलुगु सिनेमा की आपने बात की, या आपने जो बाकी भाषाओं की जो बात की है, इस तरह से भोजपुरी सिनेमा। भोजपुरी सिनेमा, या फिर आप जब इंटरनेशनल सिनेमा की भी बात करते हैं, तो जो सिनेमा गोअर होता है, जो फिल्म देखने जाता है, वो जब फिल्म देखना शुरू करता है तो भाषा उसका पहला चरण होता है। उसके बाद मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो, ह्यूमन ह्यूमर। ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो टेक ओवर कर लेती हैं, और आप उससे जुड़ते हैं। तो बुंदेली भाषा में लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए, कहानी बतानी चाहिए,
हर क्षेत्र का अपना एक कल्चरल रेफरेंस होता है। आप कैसे उसको जान पाते हैं? भाई क्षेत्र में इंसान तो सब जगह एक जैसे हैं, देखिए दुनिया में कहीं पर भी हो इंसान सब एक जैसे बिल्कुल। हैं, लेकिन क्या होता है उनमें कल्चरल डिफरेंस होता है? वो उनकी मान्यताएं, प्रथाएं, भोजन, कल्चर, ये सारी चीजें जो है ये एक प्रकार का एक कहना चाहिए बिना एजुकेशन दिए एक तरह का एजुकेशन। हम दुनिया को कैसे जानते हैं भाई? पढ़ के ही जानते हैं ना, देख के ही जानते हैं। तो ये प्रयास चलते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ लैग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको बनाना चाहिए। हाँ, ज़रूर ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ समय बाद जब लोग उसका व्यवसाय करने लगते हैं, तब उसकी जो मूलभूत आधार है उस बिज़नेस का, रूट। रूट जो है बनता है कि भाई अगर आप बुंदेली भाषा में बना रहे हैं, तो उसको देखने वाली कितनी जनता है जो उस भाषा को पूरी तरह से समझ सकती है। ऑडियंस पे डिपेंड करता ऑडियंस पे डिपेंड करता है। वो चीज़ें होनी चाहिए और ऑफ कोर्स सरकार को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। ये तो है। सर, स्थानीय स्तर पर जो हमारे कलाकार हैं उनको क्या मतलब आप एक बेसिक एडवाइस देना चाहेंगे? मैं क्या एडवाइस दूँगा नहीं, आप किसी एक को? मैं यही कहूँगा कि आप कलाकार हैं, कला के बारे में पहले सोचें, बाकी दुनियावी चीज़ों के बारे में बाद में सोचें। होता क्या है कि हम ज़िंदगी में हम कोई भी शुरुआत करते हैं, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ कहीं भी जब वर्कशॉप पे जाता हूँ या मास्टर क्लास में जाता हूँ, तो लोग पहला सवाल ये पूछते हैं कि हम सफल कैसे हों? आप सफल कैसे हों, ये एक अलग ही बात है। आप कलाकार कैसे बने, आप वो मुझसे पूछिए ना। आप सफल कैसे बने, तो उसके लिए तो सफलता के बहुत सारे गुरु मायने हैं। हैं, अलग-अलग मायने हैं गुरु के। अलग-अलग मायने हैं और जिस सफलता की आप बात करते हैं कि भाई जिसमें धन होता है, पावर होता है, फेम होता है, तो वो तो उसके लिए कला आनी ज़रूरी नहीं है ना, उसको आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी हासिल क्षेत्र में। हासिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा हम गड़बड़ी कर जाते हैं कि जिस वक़्त हम एक तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं टेबल टेनिस स्पोर्ट्स खेलता हूँ और मैं बहुत अच्छा ढंग से उसमें उसको खेलता भी हूँ, सीखता भी हूँ। तो मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, जो स्पोर्ट्स के ज़रिए और ये जीवन का एक मुख्य आधार है। उसने कहा था जब भी आप खेलने जाते हैं, तो क्या होता है प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप एक गेम खेलने जाते हैं, तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि मुझे इसको जीतना जीतना है। है, तो जब आप सोचते हैं कि मुझे इसको जीतना है, तो वो होता है उस खेल का आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट होता है। तो आप लास्ट पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं। तो टेबल टेनिस होता है 11 पॉइंट्स का गेम। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सोचेंगे कि मुझे जीतना है, तो आप 11वें पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं, ना कि पहले पॉइंट के बारे में जो आप खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आप उसमें चूक जाएँगे। और वो चूकेंगे, फिर आप सोचेंगे अरे मुझे जीतना है और मैं इधर हार गया हूँ, तो आप पिछला पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप दूसरा पॉइंट आप डेस्टिनेशन के बारे में सोचो, जर्नी के बारे में। जर्नी के बारे में नहीं सोच रहे। तो मेरा कहने का अर्थ यही है, कलाकारों से मेरा यही कहना है कि बजाय इसके कि इस चिंता में रहें कि क्या होगा कल, आज क्या आज है में जिए। वो करें। लास्ट में एक जनरेशन को मैसेज दे दीजिए। मैं मैसेज क्या दूँ? मैं बस यही कहूँगा कि जीवन में जो सबसे अच्छा और आसान रास्ता है वो सच का ही है। तो ना दूसरों से झूठ बोलिए और अपने आप से तो कभी झूठ मत बोलिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे साथ थे सौरभ शुक्ला जी, जिन्होंने खुलकर अपनी बात कम शब्दों में रखी। लगातार रंगमंच का शो देखते रहें। ओम त्रिपाठी के साथ स्क्रिप्ट राइटर शिवम शर्मा, आशुतोष के लिए।